लालू के जोड़ साथ लेते थे। प्रभुनाथ सिंह आ गए तो राजपूत इतने सारी बिरादरी आ जाएगी। हाँ। एक नेता इधर से इधर शिफ्ट हुआ, जैसे जैसे बीच में ऐड कर रहा हूँ, अखिलेश सिंह आए और ललन सिंह आए तो हो गया 4% भूमिहार इधर चले गए। अब इन दोनों का पता लगाइए, अब इन तीनों का पता लगाइए कि ललन सिंह के जाने से कांग्रेस की जो लखीसराय की सीट है वो किसको मिली, अखिलेश सिंह के जाने से वहाँ की सीट किसको मिली, या प्रभुनाथ के जाने से वहाँ की सीट किसको मिली। एक दूसरा ये है, अब 2 उपचुनाव कल वहाँ पर हुए हैं यूपी में, और मैं चाहूँगा उसका विश्लेषण हो। नंबर 2 पर लखीमपुर खीरी में पीस पार्टी आई है, न बीजेपी है न कांग्रेस है, और जो निधोली कला है। बीच में खबर आ रही है, राबड़ी देवी राघोपुर से चुनाव हार गई हैं। इसका मतलब राबड़ी देवी लालू यादव की पत्नी 7 साल बिहार में मुख्यमंत्री रही, हालांकि उनको रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री से ज्यादा कभी समझा नहीं गया। 2 जगह से चुनाव लड़ रही थी इस उम्मीद में एक जगह से हारे दूसरी जगह से जीतेंगे। यही काम लालू यादव ने लोकसभा चुनाव के समय भी किया था। एक जगह से उनकी भी हार हुई थी, हालांकि एक जगह से जीते थे। लेकिन जो राबड़ी देवी के बारे में खबर आ रही है, दोनों जगह से चुनाव हार रही है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है राबड़ी देवी का हारना। इसको कितना सिग्निफिकेंट, इसको मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं जो नया डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कल जो है 2 उपचुनाव के नतीजे आए। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी जीती है और एक मुस्लिम अल्ट्रा मुस्लिम आउटफिट है वो नंबर 2 पर रहा है। एक निधोली कला में समाजवादी पार्टी जीती है और जो अल्ट्रा हिंदू आउटफिट है दैट इज ऑफ कल्याण सिंह वो नंबर 2 पर रहा है। राष्ट्रीय पार्टी नदारद है, बसपा ने चुनाव लड़ा था। इस पर भी जहां तक इनकी हार है, राघोपुर से चुनाव हार चुकी हैं, सोनपुर से पीछे चल रही हैं। 7 साल मुख्यमंत्री रही। लालू यादव के लिए सबसे अहम सीट अगर कोई है तो राबड़ी देवी की सीट है, और 2 जगह से खड़ा किया, दोनों जगह से हार रही है। देखिए, लालू जी हमारे मित्र रहे, लंबे साथी रहे, उनका भी एक योगदान बिहार की राजनीति में रहा पिछड़ों को प्रतिष्ठित कराने का। लेकिन उसके बाद जो लठ चनावन, तेल पिलावन, पता नहीं किन किन कामों, तरह की रैली को उन्होंने रैला कर दिया। जो राजनीति की परिभाषा थी, देखिए ये लोहिया की, जयप्रकाश की, दिनकर की, नागार्जुन की, इन तमाम लोगों की जन्मभूमि रही। वहाँ पे किस किस तरह के काम होने लगे, सारी संस्कृति बिहार की पॉलिटिक्स की चेंज हो गई। अच्छा, हम अब से अगर आगे 5 साल बाद तक के चुनाव की बात करें, 5 साल बाद की राजनीति की बात करें, लालू यादव के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो क्या लालू यादव अतीत की हस्ती, राजनीतिक हस्ती हो गए, इतिहास हो गए? देखिए, ऐसा कमबैक की गुंजाइश है? आप लोग सबको रिटर्न ऑफ करते हो। 77 में हम इंदिरा गांधी को भी कर चुके हैं, 84 में हम लोग अटल बिहारी चरण सिंह को कर चुके हैं, तो हम रिटर्न ऑफ बहुत जल्दी करते हैं। ये नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के काम करने के तरीके और लालू प्रसाद जी के सुधरने के तरीके पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ आने वाले समय में क्या। जी, इसी से जुड़ा सवाल, इसको थोड़ा सा ऐसे अगर करें कि चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव होगा 14 में, विधानसभा का चुनाव होगा 2015 में। इसका मतलब लालू यादव को रिवाइव करने के लिए, खड़े होने के लिए 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है। इस 4 साल में क्या राजनीतिक जमीन को सहेज कर, या एक बार फिर से कहें तो मजबूत होकर, लालू यादव कहीं उभर पाएंगे? देखिए, राजनीति में कौन कब आगे आ जाता है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको लालू को शायद एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि 4 और 5 साल का वक्त होगा उनको अपने को फिर से रीस्टैब्लिश करने का। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरजेडी का चेहरा अब क्या होगा। क्या लालू इन हिज गेटअप वही चेहरा रहेंगे, या एक क्रेडिबल चेहरा सामने आएगा, जो कि हो सकता है, क्योंकि लालू अब उनके ऊपर इतने दाग लग चुके हैं कि वो अपने को कितना भी बदल ले, लेकिन मुझे उम्मीद उनका रंग नहीं बदलेगा। मुझे उम्मीद कम है कि लालू सुधरेंगे। तो अगर लालू सुधर भी गए तो क्या जनता उनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, पहले आपसे फिर इनसे पूछूंगा। इन सब के पीछे एक रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान की राजनीति अगर 20 साल में देखें, जनता दल में रहे, एक समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक वोट से जीतकर आने वाले, करीब 5 लाख से वोट से जीतने वाले नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कभी एनडीए के साथ रहे, कभी एनडीए से बाहर रहे, कभी लालू के खिलाफ लड़े पिछला 2 चुनाव, इस बार लालू के साथ। उनकी सीटों की बात करें तो जो पिछला उनका रिकॉर्ड था उससे नीचे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य? नहीं, मैं उनकी सीटों से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस पे निराश हूँ। भाई ये कितने महीने से जगन रेड्डी
बहुत एग्रेसिव हो रहे थे, बगावत के मूड में आ रहे थे कि अब नहीं तो कभी नहीं। इसको इस तरीके से भी समझना पड़ेगा अजीत, क्योंकि जगन रेड्डी जो थे, जब उनके फादर चंद्र रेड्डी YSR रेड्डी थे, तो उस वक्त जब सीटों पर जब MLAs चुने गए थे तो उसमें जगन रेड्डी की बहुत और बहुत अहम भूमिका थी। जगन रेड्डी ने ज्यादातर MLAs का चयन किया था और वही जीत के आए। तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल लॉयल्टी होती है वो जगन के साथ बहुत ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है जी। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हट रहे हैं, लेकिन बिहार की बात करें एक बार फिर से आपको बता दें, 202 सीटें 243 में से बिहार की सरकार को मिलती दिखाई दे रही हैं। जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार, 43 सीटों के नतीजे आ चुके हैं बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में। कुल 202 सीटों पर ये आगे चल रहे हैं। 25 में से 2 सीटें आरजेडी और एलजेपी को जा चुकी हैं। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है और अन्य 2 नतीजे आ चुके हैं उनके पक्ष में और 7 पर आगे चल रहे हैं। बिहार की और बातचीत करेंगे। बिहार का यह मैंडेट पूरे देश के लिए क्या मतलब रखता है, इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। जमाल हमादी, हॉलीवुड शाइन एक्सपर्ट। मेरा शाइन लाइन टेस्ट आपको बताएगा कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अगर बीजेपी अलग हो तो भी आज नीतीश कुमार इस स्थिति में हैं कि वो अपनी सरकार दूसरे लोगों को साथ लेकर बना सकें? अजीत, देखिए सईद, अभी तो उसका वक्त नहीं है। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, अभी जश्न का माहौल है। मेरे ख्याल से अभी उसका वक्त नहीं है, क्योंकि जनता ने दोनों के गठजोड़ को इंडोर्स किया है, वोट दिया है। लेकिन आगे की अगर बात करें, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है राजनीति में। आगे की बात करें तो आगे 3 साल 2 साल 4 साल में कभी हो सकता है। और नीतीश और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रिश्तों की बात करें, आपको याद होगा लुधियाना में रैली हुई थी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर मीडिया में आई और उसके बाद नीतीश कुमार नाराज हुए। पटना के अखबार में नीतीश कुमार का वही पोस्टर छापा गया तो नीतीश कुमार नाराज हुए। कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ खींचतान चलती रहती है। अब सवाल यहां जरूर उठता है कि बीजेपी, जो हम 2 घंटे पहले तक तस्वीर देख रहे थे, बीजेपी को 30 सीटें ज्यादा पिछली बार से हमें लग रहा था, अब बीजेपी कम से कम बराबरी की स्थिति में होगी जेडीयू के। लेकिन जिस ढंग से जेडीयू बहुमत के करीब अपने दम पर है, इसका मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो जेडीयू आंखें जरूर तरेड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और अन्य 2 ऐसा कहें तो सीटों का ग्रुप है जो कभी जरूरत पड़ने पर नीतीश के साथ आ सकता है। क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने तारीफ आप अब तक करते रहे, हालांकि बीजेपी का, सुबह बीजेपी के नेता का बयान आ गया सीपी ठाकुर का, जितनी सीटें उतनी हिस्सेदारी। लेकिन 2 घंटे में तस्वीर फिर बदली है। कभी कोई वक्त आया तो आप मजबूती से कह सकते हैं कि हम अपने दम पर भी देख लेंगे, लेकिन बीजेपी के सामने किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। आज तो रंग में भंग डालने के मैं बिल्कुल मूड में नहीं। ये सुनना भी जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे आपके मुँह से। आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, पहला दिन है। प्लीज़ इसमें वो काला टीका मुझे लगा के रखना पड़ेगा। नहीं, पर इस सेलिब्रेशन से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होती है, वो आगे की चाल होती है। इसलिए वो चाल कौन तय करेगा त्यागी जी, ये तो बताना पड़ेगा। ये समय पे छोड़ दीजिए। चलिए इसी में एक संक्षिप्त और, क्या डिक्टेटरशिप तो कहीं नहीं आ जाएगी? जहां लोकतंत्र में विपक्ष बहुत कमजोर होता है, जो यहाँ विपक्ष कमजोर है, हमने दर्शकों को पहले भी बताया, एक बार फिर बता दें, नेता विपक्ष बनने के लिए 10% सीटें चाहिए, 10% विधायक चाहिए, जो कुल स्ट्रेंथ होता है असेंबली का। इसका मतलब 243 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 24 विधायक चाहिए नेता विपक्ष के लिए। अभी इतनी सीटें भी आरजेडी को नहीं दिख रही है। कहीं एक नए अराजक मुख्यमंत्री का उदय तो नहीं हो रहा है आज के बाद? इसमें दूसरी संभावना भी है, उत्तरदायित्व के बोझ में तो नहीं दब जाएंगे नीतीश कुमार और विनम्र हो जाएं कभी। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, और एक बार फिर से मुबारकबाद धन्यवाद इस भारी जीत के लिए। अनुराधा जी बहुत